which need medical education. So मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ एन्यूरिज्म एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने एन्यूरिज्म क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन एंड कोजेस को एक्सप्लेन किया था. सो इस वीडियो में पार्ट 2 ऑफ एन्यूरिज्म एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन्यूरिज्म. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन्यूरिज्म. सो अगर किसी पर्सन को एन्यूरिज्म है, सो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. नाउ एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म होता है हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें बल्जिंग हो जाती है, बलूनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहां पर भी एन्यूरिज्म हुआ है, सपोज अगर हमारा एब्डोमेन रीजन में हुआ है या थोरेक्स रीजन में हुआ है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म या फिर एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म, या फिर अगर ब्रेन के किसी आर्टरी में हुआ है, पेरिफेरल में किसी आर्टरी में हुआ है. सो डिपेंड करता है जहां भी जिस भी लोकेशन पर एन्यूरिज्म होगा, वहां के जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो साइडलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वहां के, वो एन्यूरिज्म की वजह से प्रेस होंगे. वहां की जो नर्व्स हैं वो प्रेस होंगी, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. वैसे तो एन्यूरिज्म अगर नॉर्मल साइज का है तो साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते. यूजुअली अगर एन्यूरिज्म ग्रो हो रहा है साइज में, तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स प्रेस होते हैं, कंप्रेस होते हैं, दबते हैं, जिसकी वजह से नर्व्स के दबने से सिम्टम्स दिखाई देते हैं. या फिर अगर एन्यूरिज्म बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है और रप्चर हो गया है, तब साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. नाउ फर्स्ट हम लोकेशन के बेसिस पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस लोकेशन पर कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे TAA, दैट इज थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म. अगर थोरेक्स का जो आयोटा है, जब आयोटा थोरेक्स से पास हो रहा है, तो वहां पर अगर आयोटा में एन्यूरिज्म हो गया है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहले है पेन. सो पेन होगी. पेन कहाँ कहाँ पर होगी? थोरेक्स रीजन में जो भी एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स है वहां पर पेन होगी, जैसे कि जॉ में, नेक में, चेस्ट में, अपर बैक में, लेफ्ट शोल्डर में, या फिर बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में पेन होगी. सो पेन इसलिए यहाँ इन स्ट्रक्चर्स में हो रही है क्योंकि थोरेसिक आयोटा है. सो थोरेसिक आयोटा के आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेस होने से, वहां की नर्व्स प्रेस होने से पेन होगी. देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी आएगी. कफिंग, कफ होगी. एंड होर्सनेस. होर्सनेस क्या क्या मतलब है कि जो हमारी वॉइस होगी वो हार्श होगी, रफ होगी. नाउ नेक्स्ट आता है, अगर थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है, तो रप्चर होने से क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी. एंड इंटरनल ब्लीडिंग से जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, शॉक के साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, स्टिफनेस बॉडी में, एंड पेन, सडन और डीप पेन होगी, प्लस अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है पर्सन को, और शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, जिसमें हमारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी. नाउ AAA, एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो यूजुअली हमें तभी देखने को मिलेंगे जब एन्यूरिज्म ग्रो होगा, उसका साइज बढ़ेगा, ताकि वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को जब दबाएगा, वहां के जो नर्व्स हैं उनको प्रेस करेगा, तब साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. और इफ अगर जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर हो जाता है, तो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. नाउ फर्स्ट इसमें आएगा पेन इन बैक और साइड ऑफ एब्डोमेन. सो जहां भी एन्यूरिज्म होगा तो वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को प्रेस करेगा, जिसकी वजह से पेन होगी. अब ये पेन जो है डीप भी हो सकती है, पेन पेनिट्रेटिंग पेन भी हो सकती है, और ये स्टेडी रहेगी, मतलब एक जैसी रहेगी पेन. प्लस ये जो पेन है ये कहाँ पर होगी? बैक पर और साइड ऑफ एब्डोमेन में होगी. जो एब्डोमेन की साइड है वहां पर होगी और बैक में रहेगी पेन. एंड ये पेन कुछ आवर्स के लिए भी रह सकती है, एंड सम डेज के लिए भी ये पेन रह सकती है. देन आता है कोल्डनेस, टिंगलिंग और नंबनेस इन फीट. जो हमारी फीट है उसमें सुन रहेगा, नंबनेस रहेगी, कोल्डनेस रहेगी, टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी. ये क्यों रहेगी? क्योंकि जो एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म है ये क्या करेगा? वहां जो साइडलाइन नर्व्स हैं उनको प्रेस करेगा. सो ये नर्व्स हमारी फीट को भी सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है, हमारी लेग्स को भी सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये सिम्टम्स फीट में देखने को मिलेंगे. देन आता है अगर एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है. अब रप्चर एन्यूरिज्म हो गया तो इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से शॉक के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि नोजिया और वॉमिटिंग होगा, एंड प्लस सडन और डीप पेन होगा.
कोल्ड क्लैमी स्किन होगी, कोल्ड स्किन हो जाएगी, क्लैमी हो जाएगी, स्वेट आएगा स्किन में, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आएंगे, रैपिड हार्ट रेट, हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, प्लस अगर स्टैंड होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा रैपिड हार्ट रेट रहता है, एंड अल्टीमेटली पर्सन शॉक में भी जा सकता है इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। अगर उसको स्टॉप नहीं किया जाता है इंटरनल ब्लीडिंग को तो पर्सन शॉक में चला जाएगा, हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी। देन आता है हमारा सेरिब्रल एन्यूरिज्म। अब सेरिब्रल एन्यूरिज्म का मतलब है कि एन्यूरिज्म हमारे ब्रेन में जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें एन्यूरिज्म हो गया है। तो ब्रेन में जो भी सिम्टम्स आएंगे एन्यूरिज्म होने की वजह से वो क्या होंगे, एक तो जो एन्यूरिज्म है वो जो हमारी ब्रेन में स्ट्रक्चर्स हैं, नर्व्स हैं, उनको प्रेस करेगा, उनको कंप्रेस करेगा, क्योंकि जो ब्रेन में नर्व्स है वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि ड्रूपी आईलिड, जो हमारी आईलिड होगी वो ड्रूपी मतलब गिरी हुई रहेंगी, डाउन डाउन रहेंगी, चेंज इन विजन, जो हमारा विजन है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, जैसे डबल विजन हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है। देन पेन अबव और बिहाइंड आई, आईज के अबव और बिहाइंड भी पेन रहेगी। डायलेटेड प्यूपिल, जो प्यूपिल है वो डायलेटेड रहेंगे। नंबनेस ऑन वन साइड ऑफ फेस और बॉडी, अगर एन्यूरिज्म ज्यादा साइज में ग्रो हो गया, लार्ज हो गया, तो जो नर्व हमारे फेस और बॉडी को सप्लाई कर रही है, सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है, वहां पर नंबनेस आ जाएगी। वन साइड में आएगी, क्योंकि अगर इस साइड की एन्यूरिज्म है तो ऑपोजिट साइड में नंबनेस आएगी, जैसे कि फेस वन साइड ऑफ फेस में आ सकती है नंबनेस, या फिर वन साइड ऑफ बॉडी में आ सकती है। नाउ अगर ये एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है, सेरिब्रल एन्यूरिज्म, तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। सडन और सीवियर हेडेक होगा पर्सन को। पर्सन अगेन जो भी शॉक के सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, क्लैमी स्वेट स्किन, लाइट हेडेडनेस, रैपिड हार्ट रेट, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगी, कोमा में जा सकता है पर्सन, एंड स्ट्रोक हो सकता है, जिससे हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। देन आता है पेरिफेरल एन्यूरिज्म। पेरिफेरल एन्यूरिज्म हमारे जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, अगर उनमें कहीं एन्यूरिज्म होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो आता है पल्सेटिंग लंप इन नेक, आर्म और लेग। अगेन जो भी एन्यूरिज्म है ये जब तक साइज में ग्रो नहीं होता है, रप्चर नहीं होता, सिम्टम शो नहीं करेगा यूजुअली। तो अगर हमारी लेग्स, आर्म्स या फिर फीट में एन्यूरिज्म है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पल्सेटिंग लंप इन नेक, आर्म और लेग। सो जहां पर भी एन्यूरिज्म होगा हमें वहां एक पल्सेटिंग लंप, जिसमें पल्स फील होगी लंप पे, वो दिखाई देगा। देन आता है लेग और आर्म पेन, पेन होगी लेग में है अगर तो लेग में, आर्म में है तो आर्म में। पेन विद एक्सरसाइज, सो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो पेन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्रैम्पिंग होगी, सीवियर पेन होगी। देन पेनफुल सोर्स ऑन टोज और फिंगर्स, फिंगर्स पे अगर एन्यूरिज्म है हमारे आर्म रीजन पर तो फिंगर्स हमारी उनमें सोर्स हो जाएंगे, अगर लेग्स में है तो टोज में सोर्स हो जाएंगे। देन गैंग्रीन इन लिम्स, सो जहां भी एन्यूरिज्म है, सपोज अगर लेग में है तो लेग में वो क्या करेगा, एन्यूरिज्म वहां के स्ट्रक्चर्स को सप्रेस करेगा और ब्लड सप्लाई को रोकेगा वहां पर, जिसकी वजह से वहां गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या होता है, टिश्यू डेथ, वहां पर टिश्यू डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। देन आता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है कि जो पेरिफेरल एन्यूरिज्म्स होते हैं वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लड क्लॉट हो जाए। तो ब्लड क्लॉट होने की वजह से अगर वो ब्लड क्लॉट वहां से निकलकर कहीं हमारी सर्कुलेशन में घूमकर हमारे ऑर्गन्स में कहीं भी जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो ये फ्री क्लॉट देन कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। नाउ ये जो पेरिफेरल एन्यूरिज्म है ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। सपोज अगर पोप्लीटियल आर्टरी में, जो हमारे नी के पीछे आर्टरी होती है, वहां पर अगर एन्यूरिज्म हो गया है तो नी पेन होगा, नी में वीकनेस आएगी, वहां पर नंबनेस कोज होगी। सो डिपेंड करता है कि एन्यूरिज्म कौन सी आर्टरी में है, लेग में है, आर्म में है, सो उसके बेसिस पर कॉम्प्लिकेशंस और साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस ऑफ एन्यूरिज्म। सो अगर एन्यूरिज्म है किसी भी आर्टरी में तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एन्यूरिज्म होते हैं ये अनडिटेक्टेड रह जाते हैं क्योंकि ये कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं करते। सो कई बार सरप्राइजिंगली अगर ये टेस्ट परफॉर्म किए जाए तो एन्यूरिज्म डिटेक्ट हो जाता है। वैसे अगर किसी पर्सन को साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं
उसकी मेडिकल हिस्ट्री पर, फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट है चेस्ट एक्सरे, देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, देन इकोकार्डियोग्राफी से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इकोकार्डियोग्राफी हम हार्ट के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए करते हैं। देन आता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सिटी स्कैन भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एन्यूरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये क्लियर पिक्चर शो करता है। देन आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे भी क्लियर पिक्चर दिखती है। एंड एंजियोग्राफी से एग्जैक्ट लोकेशन जो है एन्यूरिज्म की वो हमें पता लग जाती है। इसमें क्या होता है, एंजियोग्राफी में हम ग्रोइन रीजन से या आर्म रीजन से हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, एक थिन ट्यूब होती है, सो आर्टरी के थ्रू हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं एंड देन उस कैथेटर को एक्सरे के हेल्प से हम देखते हैं। एक्सरे की हेल्प से वो कैथेटर कैसे आगे जा रहा है आर्टरीज में वो हम देखते हैं। देन उसमें एक डाई को इंसर्ट किया जाता है कैथेटर में, एक स्पेशल डाई होती है, कंट्रास्ट मीडियम होता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं उस कैथेटर के थ्रू। नाउ डाई जहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है ज़्यादा अमाउंट में, वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लग जाती है कि एन्यूरिज्म यहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरिज्म। सो ट्रीटमेंट डिस्कस करने से पहले हम प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एन्यूरिज्म को, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एन्यूरिज्म का रिस्क बढ़ जाता है, उसके रप्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पेशेंट को देंगे, एक्सरसाइज करने को बोलेंगे ताकि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, रिलैक्सेशन टेक्निक बोलेंगे। सेकेंड थिंग, स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एन्यूरिज्म, स्मोकिंग क्विट करवाएंगे पेशेंट की, अल्कोहल कंजप्शन कम करवाएंगे। देन नेक्स्ट इज लिपिड, अगर हम हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं डाइट में, तो क्या होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क इंक्रीज करता है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है, इलास्टिसिटी लूज कर देती हैं एंड हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे एन्यूरिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, हमने अपनी डाइट में हाई फैट या फिर हाई लिपिड कंटेंट नहीं लेना, एक हेल्दी डाइटरी पैटर्न हमने फॉलो करवाना है पेशेंट से। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। सो अगर ओबेसिटी है पर्सन को या फिर उसका वेट गेन हो रहा है एक्सेसिवली, तो हम उसको क्योर करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। उसके लिए हम हेल्दी एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, हेल्दी डाइटरी पैटर्न फॉलो करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ओबेसिटी ज्यादा प्रेशर बनाती है हार्ट पर, ज्यादा वर्कलोड इंक्रीज करती है, जिससे एन्यूरिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। सो सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। देन उसके बाद मैनेजमेंट में हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन का यूज करते हैं। देन मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमारे गोल्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले हमने जो एन्यूरिज्म है उसको मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि वैसे तो एन्यूरिज्म कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अगर वो नॉर्मल साइज का है तो हमने मॉनिटर करना है एन्यूरिज्म को। अगर एन्यूरिज्म ग्रो हो रहा है साइज में तो हमने उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना है। हमने उसकी जो मसल्स हैं वीक हो चुकी हैं जो ब्लड वेसल्स की, उसको स्ट्रेंथ करना है, प्लस हमने उसको रप्चर होने से प्रिवेंट करना है। हमने ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना है ताकि वो रप्चर ना हो, जो एन्यूरिज्म है वो रप्चर ना हो ब्लड प्रेशर की वजह से। इसलिए हमने जो हमारा मेन गोल है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का है। तो हम ब्लड वेसल्स को डायलेट या फिर रिलैक्स कैसे करेंगे, तो हम दो ड्रग्स देते हैं, एक देते हैं बीटा ब्लॉकर्स एंड दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस भी हैं, हम हाइपरटेंशन को भी इससे कंट्रोल करेंगे। सो बीटा ब्लॉकर्स कैसे जो रिलैक्स करती है मसल्स को, ब्लड वेसल्स की, और रप्चर होने से एन्यूरिज्म को प्रिवेंट करती हैं। सो बीटा ब्लॉकर्स आते हैं प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इसमें आएगा हमारा निफेडिपिन एंड वेरापामिल। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ अगर मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा एन्यूरिज्म, देन हम सर्जरी ऑप्ट करते हैं। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, एक है ओपन रिपेयर एंड दूसरा है एंडोवास्कुलर रिपेयर। नाउ ओपन रिपेयर में क्या होता है, ओपन रिपेयर बहुत ही ओल्ड मेथड है सर्जरी का एन्यूरिज्म का। ओपन रिपेयर में हम एब्डोमेन में, अगर एब्डोमिनल आयोटा में एन्यूरिज्म है या फिर अगर थोरेसिक रीजन में एन्यूरिज्म है, तो हम एक लार्ज इंसिजन या फिर कट लगाते हैं। सो लार्ज इंसिजन लगाकर हम जहां पर एन्यूरिज्म है वहां पर पहुंचते हैं। सो सपोज ओपन अगर रिपेयर कर रहे हैं, सो सपोज ये एन्यूरिज्म है ओपन रिपेयर में, तो इस एन्यूरिज्म को हम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं इस एन्यूरिज्म को, एंड यहाँ पर एक ग्राफ्ट लगा देते हैं, आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, जो कि किसका होता है,
टेफ्लॉन या फिर डेक्रन का बना होता है, उस मटेरियल का बना होता है। सो ये आर्टिफिशियल ग्राफ्ट को देन हम यहाँ पर स्यू कर देते हैं, स्टिच कर देते हैं। नाउ इससे क्या होता है, ओपन रिपेयर से जो ये ब्लड फ्लो है देन वो इस आर्टिफिशियल ग्राफ्ट में फ्लो करेगा। नाउ ओपन रिपेयर का जो चांसेस है सर्जरी के, जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा है। 90% इसका जो केसेस है वो रिकवर हुए हैं ओपन सर्जरी से। बट ये क्या है, इसमें तो एक लार्ज इंसिजन लगाना पड़ता है, लार्ज सर्जरी है, प्लस 3 to 6 आवर्स इसकी सर्जरी में लगते हैं, एटलीस्ट 1 वीक का हॉस्पिटल स्टे होता है एंड एटलीस्ट 1 मंथ रिकवरी में भी लग जाता है। सो ये थोड़े से इसके प्रॉब्लम्स हैं जो ओपन सर्जरी से आती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस लार्ज इंसिजन लग रहा है, लार्ज सर्जरी हो रही है। सेकेंड थिंग, टाइम ज्यादा लगता है रिकवर होने में। नाउ सेकेंड जो ऑप्शन है वो है एंडोवास्कुलर रिपेयर। एंडोवास्कुलर रिपेयर में क्या करते हैं, सपोज ये हमारा यहाँ पर एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म है। सो एंडोवास्कुलर रिपेयर यूजुअली हम एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म के लिए ऑप्ट करते हैं। सो ये एब्डोमिनल आयोटा में हमारा एन्यूरिज्म है, हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रोइन रीजन है, थाई है, थाई में जो लार्जर आर्टरी है दैट इज फीमोरल आर्टरी, वहां से हम एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। तो कैथेटर एक थिन ट्यूब होती है, वहां से वो इंसर्ट करके हम देन एक्सरे से उसको विजुअलाइज करेंगे कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। देन एक्सरे से हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे एंड हम यहाँ पर आयोटिक एन्यूरिज्म में उसको कैथेटर को पहुंचा देंगे। देन आयोटिक एन्यूरिज्म में ये कैथेटर चला जाएगा। अब इस कैथेटर में क्या होता है, ग्राफ्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टेंट। अब ये जो कैथेटर है जब यहाँ पर पहुंच जाएगा एब्डोमिनल एन्यूरिज्म में, जहां पर एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म, सो ये एन्यूरिज्म का पार्ट है, यहाँ पर पहुंचकर ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर इसके टिप पर क्या होता है, स्टेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टेंट, वो एक ग्राफ्ट होता है और ये स्टेंट यहाँ से देन निकलता है। और जैसे ही हम इस कैथेटर को देन वापस पीछे करेंगे तो ये स्टेंट क्या होगा, ये यहाँ पर डिफ्लेट हो जाएगा एंड ये स्टेंट यहाँ पर निकल जाएगा। सो ये एक स्टेंट है, ग्राफ्ट है जो कि एंडोवास्कुलर रिपेयर में होता है। सो हमने ग्रोइन रीजन से, थाई से हमने कैथेटर को इंसर्ट किया, कैथेटर हमारा एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में पहुंच जाता है, वहां पहुंचकर हम इस कैथेटर को पीछे कर देते हैं एंड देन यहाँ पर ये जो स्टंट है ये निकल आता है उस कैथेटर से एंड ये जो स्टंट है अब ये क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो यहाँ पर प्रॉपर हो गया, दोबारा से ब्लड फ्लो होगा इजिली। एंड ये जो हमारे वॉल्स हैं ब्लड वेसल की, जो ये वॉल्स वीक हो गई थी, आर्टरी की जो वॉल्स है वो वीक हो चुकी थी एन्यूरिज्म की वजह से, वो दोबारा से ये स्टंट क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा, दोबारा से ब्लड फ्लो को प्रॉपर कर देगा। एंड ये जो स्टंट है ये क्या करेगा कि जो हमारा एन्यूरिज्म है उसके रप्चर के चांसेस को बिल्कुल डिक्रीज कर देगा एंड इजिली ब्लड फ्लो होगा एंड जो फंक्शन है दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा ब्लड वेसल्स का। सो ये हमारा एंडोवास्कुलर रिपेयर में होता है। ये यूजुअली एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में परफॉर्म किया जाता है, वैसे थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म में भी एंडोवास्कुलर रिपेयर परफॉर्म किया जाता है लेकिन इतना कॉमन नहीं है, AAA में ज़्यादा कॉमन है। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.